स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डियर गुरुजी में @पढ़ाई वाला बाय जीतू सर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। IIT JEE नीट के लिए भी इसी में सारे टॉपिक्स क्लियर किए जाएंगे, सारे क्वेश्चंस डिसाइड किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे चैप्टर के बीच में, साथ में हम करते जाएंगे। नोट्स की आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो क्या होता है, 12th की थर्ड यूनिट होती है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। जब भी हम किसी वायर में क्या पास कराते हैं, करंट, कोई वायर लिए हमने, उस वायर में हमने करंट पास कराया, तो करंट पास करने से उसके आसपास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर किसी भी कंडक्टर में हम करंट फ्लो करा दें तो करंट की वजह से उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगती है, तो जो उसका इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसमें जो सबसे पहला लॉ दिया है मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो होता है बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट लॉ ये किसके लिए डील करता है, तो चलिए पढ़ते हैं। बायोट-सैवर्ट लॉ, इसका दूसरा नाम होता है लैप्लास लॉ। तो ये लॉ क्या कहता है, अगर हमने कोई भी एलिमेंट्री पोर्शन या कंडक्टर लिया हुआ, ये हमने कंडक्टर लिया X एंड ये Y, इसका छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया हमने DL, छोटा सा, एक छोटा सा पोर्शन ले लिया हमने DL। करंट इस कंडक्टर में हमने फ्लो करा दिया I, करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में I। एक हमने टेंजेंट ले ली P पॉइंट तक के लिए, जिसकी डिस्टेंस हमारी थी R, और एंगल जो बन रहा है इस कंडक्टर से वो बन रहा है थीटा। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी किसी भी कंडक्टर के कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करती है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक एलिमेंट्री पोर्शन। एलिमेंट्री पोर्शन का मतलब होता है एक बहुत स्मॉल छोटा सा पोर्शन किसी कंडक्टर में हमने मान लिया, वहां से हमने एक टेंजेंट खींची P पॉइंट तक के लिए, जिसकी डिस्टेंस हमारी थी R, डिस्टेंस हमारी थी R। तो उसका हमने कंडक्टर के साथ एंगल कितना लिया है, थीटा। कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा था, I। तो बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी किसी भी कंडक्टर के कारण एलिमेंट्री पोर्शन पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस एलिमेंट्री पोर्शन के। एलिमेंट्री पोर्शन स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन होता है, मतलब छोटा सा पार्ट किसी भी कंडक्टर का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एलिमेंट्री पोर्शन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल ऑफ साइन, एंगल ऑफ साइन मतलब साइन थीटा के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल ऑफ साइन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जिस डिस्टेंस तक हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करनी थी उस डिस्टेंस का हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। उस डिस्टेंस का क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। तो चार फैक्टर पर डिपेंड करती है बच्चों। बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के, जितना हमने कंडक्टर में करंट फ्लो करा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके एलिमेंट्री पोर्शन, एलिमेंट्री पोर्शन छोटा सा पोर्शन कितना भी ले सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ साइन, तो जो टेंजेंट हमने खींची है उस टेंजेंट का जो एंगल बनेगा उस कंडक्टर के साथ उसका एंगल साइन, और जितनी डिस्टेंस है उस पॉइंट तक, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर। अगर इन चारों फैक्टर को हम कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला बनता है dV प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बच्चों तो कांस्टेंट आता है k, तो ये फॉर्मूला हो गया k आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर SI सिस्टम में बात करते हैं, SI सिस्टम, तो जो k की वैल्यू होती है वो बराबर होती है μ0 अपॉन 4 पाई, μ0 अपॉन 4 पाई। इसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी
इन फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 यूनिट होती है वेबर पर एम्पियर मीटर, वेबर पर एम्पियर मीटर। अगर इसको हम पुट कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, dV = μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया मैग्नेटिक फील्ड का, फॉर्मूला बन गया किसका बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का। तो dV प्रोपोर्शनल थी करंट की, dV प्रोपोर्शनल थी एलिमेंट्री मोशन की, dV प्रोपोर्शनल थी sin थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी जितनी डिस्टेंस थी उस कंडक्टर की उसके स्क्वायर के। जब हमने सारे फैक्टर कंबाइन करके देखा तो आइडियल sin थीटा बना स्क्वायर। अगर बात करेंगे कांस्टेंट की तो कांस्टेंट k आता है, उसको केवल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोला जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन अगर ऐसा सिस्टम में बात करते हैं तो k की वैल्यू होती है μ0/4 पाई, जो कांस्टेंट लिखते हैं उसे बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस। वैल्यू कितनी आती है उसकी बच्चों, 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। अगर ऐसे सिस्टम में उसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो dV = हमारा आता है μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर CGS में ये चीज पूछता है इन CGS सिस्टम, तो बच्चों CGS सिस्टम में k की वैल्यू यानी μ0/4 पाई क्या कहलाता है, 1, क्या कहलाएगा 1। अगर उसके साथ हम देखते हैं तो dV = हमारा आ जाएगा आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा हो जाता है CGS सिस्टम, इसमें हो जाएगा बच्चों CGS सिस्टम। अब इसके बाद अगर वेक्टर फॉर्म में हम देखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये करंट स्केलर क्वांटिटी है, करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। जब sin थीटा आता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। dl पे वेक्टर μ0/4 पाई तो लिखा रहा I dl वेक्टर अपॉन r³ इनटू r वेक्टर, r³ इनटू r वेक्टर। ये हमारी हो गई वेक्टर फॉर्म। क्या हो जाएगी बच्चों, वेक्टर फॉर्म। इज दैट क्लियर? ओके, दोबारा सुनेंगे। जब हमने ऐसा सिस्टम में देखा तो μ0/4 पाई कितना था, 10 की पावर -7 यूनिट थी वेबर पर एम्पियर मीटर। पुट कर दिया फॉर्मूले में तो फॉर्मूला बन गया μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। CGS सिस्टम में बात करेंगे k की वैल्यू होती बच्चों 1, यानी 1 पुट करेंगे μ0/4 पाई की जगह तो फॉर्मूला आ जाएगा आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में देखें I sin थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट dl वेक्टर r वेक्टर अपॉन r³, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r वेक्टर अपॉन मोड r। तो यूनिट वेक्टर अगर इसके साथ लेते हैं वेक्टर फॉर्म में तो r वेक्टर अपॉन कितना हो जाता है बच्चों, r³। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इज r कैसी क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन देता राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। सीधे हाथ का अंगूठा वाला रूल जो होता है वो इसकी क्या देता है हमको, डायरेक्शन। इसकी क्या देता है, डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी बच्चों, वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कौन देता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अब इसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। बच्चों आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। तो बच्चों हमें पता है करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, करंट क्रॉसिंग द कंडक्टर इन पर यूनिट एरिया। करंट क्रॉसिंग द कंडक्टर इन पर यूनिट एरिया, जितना भी करंट कंडक्टर में क्रॉस करता है पर यूनिट एरिया में उसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी। ओके, तो मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें dl का और डिवाइड भी करते हैं किसका, dl का। तो J = I क्रॉस dl अपॉन एरिया इनटू लेंथ हमारा होता है वॉल्यूम। तो I क्रॉस dl हमारा बराबर आता है J dv। अब उसी फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, हमारा फॉर्मूला आया था dv = μ0/4 पाई I dl अपॉन आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब आइडियल की जगह अगर आप पुट करोगे तो किसकी वैल्यू पुट करोगे, J dv। और J यहाँ पे हमारा क्या होता है, करंट डेंसिटी। क्या होता है बच्चों, करंट डेंसिटी। तो चलिए पुट करते हैं dv =
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आइडियल की जगह हमने क्या पुट कर देना, जे डीवी, तो डीवी बाहर लेगा, जे क्रॉस, जे हमारा कैसा होता है वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो ये क्या आता है डीएल क्रॉस आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, वेक्टर फॉर्म में। अगर आप इसके साथ क्रॉस लिखोगे तो जे क्रॉस आर वेक्टर अपॉन हो जाएगा आर क्यूब। ये हमारा किस टर्म में हो गया बच्चों, करंट डेंसिटी, किस टर्म में हो जाएगा, करंट डेंसिटी। तो बच्चों अगर हम बात करें बायो-सैवर्ट लॉ की, तो जो बायो-सैवर्ट लॉ है वो केवल वैलिड होता है सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अपन कहता इसके लिए वैलिड है ये सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करंट जो है अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई जंक्शन बना दिया हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, सिमेट्रिकल होना चाहिए, जहां भी होगा वो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी बायो-सैवर्ट लॉ वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। सेकंड पॉइंट कहता है कि जो बायो-सैवर्ट लॉ है वो वैलिड है स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। जो बायो-सैवर्ट लॉ है वो किसके लिए वैलिड है बच्चों, स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। तीसरा कहता है कि जो डायरेक्शन होती है करंट की, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट और कंडक्टर। जो डायरेक्शन होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की वो हमेशा क्या होती है, या तो परपेंडिकुलर होगी करंट या परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये हमारा कंडक्टर है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या तो इस पे परपेंडिकुलर होगी या करंट की ये डायरेक्शन है उस पे परपेंडिकुलर, बोल लो बात वो एक ही है। जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की या तो परपेंडिकुलर होगी किस पे, डायरेक्शन ऑफ करंट, या बोल सकते हो परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। बायो-सैवर्ट लॉ तीन चीजों के लिए वैलिड होता है। पहला तो एक तो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सिमेट्रिकल एक जैसा, अलग अलग नहीं होना चाहिए। दूसरा बायो-सैवर्ट लॉ केवल किसके लिए बात करता है, स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर, बड़ा कंडक्टर या इनफाइनाइट कंडक्टर है उसके लिए वैलिड नहीं होगा, केवल किसके लिए वैलिड है, स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ करंट पे, या हम बोल सकते हैं उसको कंडक्टर। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमने फॉर्मूला जो पढ़ा वो पढ़ा बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन होता है आर स्क्वायर। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, 0 का मतलब थीटा की वैल्यू 0 या 180, अगर हम इसमें पुट करते हैं साइन थीटा 0 तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी क्या आएगी बच्चों 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 और साइन 180 भी कितना होता है बच्चों 0। तो अगर थीटा 0 डिग्री है या थीटा 180 डिग्री है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी उस केस में क्या आती है 0। यानी जो कंडक्टर है जो हम टेंजेंट खींचेंगे वो पैरेलल नहीं होनी चाहिए ना एंटी पैरेलल होनी चाहिए। ये हमारा कंडक्टर था, हमने कोई टेंजेंट खींचनी है, टेंजेंट किसी भी डायरेक्शन पे खींच सकते हो आप, किसी भी एंगल पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने करंट की डायरेक्शन में ही खींच दी या उसके अपोजिट खींच दी। अगर ऐसा आप कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाती है 0। क्या हो जाएगी बच्चों 0। उस केस में इसको हम बोलते हैं मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो थीटा हमारा कितना होता है 90। थीटा कितना होता है बच्चों 90। अगर थीटा 90 पुट करेंगे तो dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin 90 अपॉन r स्क्वायर, और sin 90 हमेशा क्या होता है 1 होता। तो dv हमारा आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन कितना बच्चों r स्क्वायर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है मैक्सिमम, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या कहलाती है मैक्सिमम। राइट बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं करंट एलिमेंट की। करंट एलिमेंट क्या होता है, जो हमने पढ़ा है आई डीएल, इसको हम क्या बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं करंट एलिमेंट। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन। ये प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है करंट का किसके साथ, स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के साथ, स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं करंट एलिमेंट। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट टू द कंडक्टर, टेंजेंट
टू द कंडक्टर और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो इसकी डायरेक्शन होती है या तो कंडक्टर पर टेंजेंट होगी या डायरेक्शन होगी किसकी, करंट की। जो करंट है कंडक्टर में उसी की डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, करंट एलिमेंट। क्या होता है बच्चों, करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कौन देता था हमें, राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कौन देता है, राइट हैंड थंब रूल, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। अगर ऐसा यूनिट की हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, तो ऐसा यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है टेस्ला यूनिट होती है, टेस्ला। और सीजीएस यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है गॉस। जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था उसी की यूनिट होती है ये सीजीएस। करंट एलिमेंट प्रोडक्ट होता है करंट का स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के साथ, उसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये टेंजेंट होता है किसी भी कंडक्टर पर, या बोल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है बच्चों टेस्ला, और सीजीएस यूनिट होती है हमारी गॉस। सीजीएस यूनिट होती है गॉस। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अगर हमने कोई सर्कुलर कॉइल ले लेनी है तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो चलिए सर्कुलर कॉइल हमने ले ली, एक कड़ा ले लिया हमने, तो कड़ा हमारा क्या एक सर्कुलर कॉइल है। अगर उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जैसे देखिए ये हमने एक सर्कुलर कॉइल ली हुई है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकालनी है। कैसे निकालते हैं, ये हमारी एक सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकालनी है। तो सेंटर पे हम कैसे निकालें, देखिए एक हमने सर्कुलर कॉइल की जिसकी हमारी रेडियस है आर, रेडियस है आर। सेंटर पॉइंट हमने मान लिया पी, टेंजेंट हमने खींच ली, स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया, टेंजेंट कोई भी ले लिया हमने, ये ले ली आर और ये ले लिया हमने एक्स। डिस्टेंस कितनी थी, सर्कमफ्रेंस से सेंटर की आर, यानी रेडियस हमने जो पॉइंट ली है वो कितनी ली है आर। सेंटर का पॉइंट हमने क्या लिया पी, स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन डी। कंसीडर करिए एक सर्कुलर कॉइल जिसकी रेडियस थी आर, डीएल एक एलिमेंट्री पोर्शन है और पी वो पॉइंट है जहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो बायो-सेवर्ट लॉ था, बायो-सेवर्ट लॉ हमारा क्या कहता है बच्चों, dV = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ते आए। अब हमें पूरी रिंग के कारण निकालना है, वो भी सेंटर पे। पूरी रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वो भी सेंटर पे। तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड को इंटीग्रेट। क्या करना होगा बच्चों, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन dV = इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। बच्चों एंगल ये जो टेंजेंट के साथ वो होता है 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अब जो हमें इंटीग्रेट करना तो 0 से पूरी सर्कमफ्रेंस सर्कल की कितनी होती है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस पूरे सर्कल की कितनी होती है बच्चों 2 पाई आर। तो sin 90 तो हमारा 1 हो गया। इंटीग्रेशन अगर dV करते तो वो आ जाता है केवल b। इंटीग्रेशन dV क्या आ जाता है b। sin 90 हमारा 1, इंटीग्रेट हमें करना था 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें से कांस्टेंट को कॉमन निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट था बाहर निकाला, आई कांस्टेंट था आर कांस्टेंट था, तो चेंज केवल क्या होगा एलिमेंट्री पोर्शन। तो एलिमेंट्री पोर्शन हमें कहां तक लेके आ रहा है, पूरी कॉइल का। तो पूरी कॉइल का कितना होगा 2 पाई आर, उसके कारण सेंटर पे निकालना है। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, आई अपॉन आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल 0 से 2 पाई आर। अगर हम लिमिट पुट कर देंगे इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, लिमिट हमने पुट करी 2 पाई आर माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू में आया हमारा 2 पाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल, 2 पाई से 4 पाई को मत काटिएगा क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 10 की पावर -7 वो हम आसानी से इजीली पुट कर सकते हैं। इसलिए 2 पाई से 2 पाई काटने का कोई फायदा नहीं है, उसको कांस्टेंट को लिखा रहने दीजिएगा।
तो B इक्वल टू ये हमारा आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R। ये मैग्नेटिक फील्ड आती है हमारी सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। हमने किया क्या था, केवल बायो-सावर्ट लॉ का फॉर्मूला लेना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। एक कॉइल के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो कॉइल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो पूरी 2 पाई r होती है, तो 0 से कहां तक इंटीग्रेट करना होगा 2 पाई r। म्यू नॉट sin 90 तो 1 होता है, तो म्यू नॉट आइडियल अपॉन r स्क्वायर। कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r स्क्वायर। dl का इंटीग्रेशन है 0 से कहां तक है 2 पाई r, तो लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट कर दी हमने 2 पाई r माइनस 0। अब उसके बाद देखा r से एक r कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई का i से मल्टीप्लाई अपॉन कितना बचा बच्चों r। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारी किसके कारण, सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन की। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई एक सर्कुलर कॉइल के कारण, उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो हमने बात करी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है प्लेन ऑफ कॉइल में, वो हमेशा एक तो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉइल। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है। प्लेन ऑफ कॉइल पॉइंटिंग इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होती है एक सर्कुलर कॉइल के कारण, ये एक सर्कुलर कॉइल थी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक तो परपेंडिकुलर होगी, अब वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है ये डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, करंट की डायरेक्शन पे। उससे पहले एक चीज हम बता दें, अगर सर्कुलर कॉइल थी उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने कितनी पढ़ी बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन r, ये मैग्नेटिक फील्ड आई थी। अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हो, n नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए हमने, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, n का, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो उसके साथ फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I n अपॉन r। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई किसके साथ, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। अगर किसी भी कॉइल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं तो उस केस में जो है n का मल्टीप्लाई हो जाता है जितने उसमें टर्न्स हैं। तो चलिए वापस से बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमारी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ कॉइल में, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो बाहर की साइड होगी या इनवर्ड्स की साइड, अंदर की साइड। एक हमने कॉइल ली हुई है, तो पहले हम बात करते हैं ये वर्टिकल कॉइल की, ये हमने वर्टिकल कॉइल रखी है, ये वर्टिकल कॉइल बच्चों, ये एक कॉइल ले ली हमने वर्टिकल। ये वाली जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किसकी है बच्चों, घड़ी की डायरेक्शन है, तो घड़ी की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। घड़ी की डायरेक्शन कैसी होती है बच्चों, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता था, राइट हैंड थंब रूल हमारा कहता है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जो फोल्डेड फिंगर होती है वो रिप्रेजेंट करती है करंट। फोल्डेड फिंगर, फोल्डेड फिंगर वो रिप्रेजेंट करेगी बच्चों करंट की डायरेक्शन, और जो अंगूठा है हमारा थंब, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। तो बच्चों राइट हैंड थंब रूल हमारा कहता है कि जो फोल्डेड फिंगर है, फोल्डेड फिंगर, ये मुड़ी हुई उंगलियां, जो मुड़ी हुई उंगलियां वो रिप्रेजेंट करेंगी करंट को, और थंब इंडिकेट करेगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमने एक कॉइल ली थी, इसको हमने वर्टिकल रखा है अभी, ये वर्टिकल कॉइल ले ली हमने, ये इस तरीके से रखी हुई है, ये वर्टिकल कॉइल ले लीजिए। अब इस वर्टिकल कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, करंट क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज। जब करंट क्लॉकवाइज है तो जो थंब है अंगूठा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करंट है क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड ये इनवर्स हो गई अंदर की साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या होगी बच्चों, इनवर्स। क्या हो जाएगी,
इनवर्स। ये हमारा कहता है राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? अगर कोई भी कॉइल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो थंब किसको इंडिकेट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल की हमने वर्टिकल ली हुई, वर्टिकल के केस में हम बात कर रहे हैं क्लॉकवाइज करंट जा रहा था, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, यूं जा रहा है। तो जब यूं जा रहा है तो थंब किसको इंडिकेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनवर्स हो गई। अगर यही हम बात करते हैं, इस कॉइल को हमने हॉरिजॉन्टल रख लिया है। अगर कॉइल हमने कैसी ले ली बच्चों? हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल में, लेकिन करंट तो हमारा क्लॉकवाइज ही जा रहा है, करंट क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल के केस में करंट हमारा कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब यूं जा रहा है, हॉरिजॉन्टल। अब क्लॉकवाइज का मतलब रखी हुई है हॉरिजॉन्टल, क्लॉकवाइज जा रहा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, अंगूठा, अंगूठा हमारा बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जो अंगूठा बता रहा है वो मुझे बता रहा है नीचे की साइड बता रहा है, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। यानी अगर हॉरिजॉन्टल है कॉइल, उस केस में अगर हम देखें तो करंट हमें ये बता रहा है क्लॉकवाइज, और अंगूठा हमें बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। यानी जो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या कहलाएगी? डाउनवर्ड्स। क्या कहलाएगी बच्चों? डाउनवर्ड्स। अगर वर्टिकल के केस में हम देखें क्लॉकवाइज करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाएगी? इनवर्स। और हॉरिजॉन्टल के केस में देखें तो क्या कहलाएगी? डाउनवर्ड। अब इसे अपोजिट कर देते हैं। अब हमने कॉइल ले ली, करंट कैसे फ्लो कर रहा हमारा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो बच्चों इस केस में क्या होता है? अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? उधर की साइड, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कहाँ हो गया हमारा? बाहर की साइड, और बाहर की साइड को हम क्या बोलेंगे? आउटवर्ड। क्या बोलेंगे? आउटवर्ड। करंट एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड। यानी अगर वर्टिकल कॉइल है, वर्टिकल कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या कहलाएगी? आउटवर्ड्स। क्या कहलाएगी बच्चों? आउटवर्ड्स। अगर यही हॉरिजॉन्टल मानते हैं हम, अब हमने हॉरिजॉन्टल माना, करंट हमारा ये हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट, अंगूठा, एंटी क्लॉकवाइज अंगूठा, एंटी क्लॉकवाइज अंगूठा। तो अंगूठा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का बता रहा है ये ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का बता रहा है ऊपर। यानी इस केस में अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल के केस में मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? अपवर्ड। ये चारों डायरेक्शन आपको याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहली कंडीशन हमने बताई, अगर कॉइल हमारी वर्टिकल है, कॉइल हमारी वर्टिकल है, करंट हमारा क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज। अगर इस केस में क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, हॉरिजॉन्टल रखती, क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। वर्टिकल के केस में एंटी क्लॉकवाइज है, हॉरिजॉन्टल, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। और अगर हॉरिजॉन्टल में रख लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड, ये वर्टिकल हो गई बच्चों, ये करंट, करंट हमारा क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ हो जाएगी? आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। करंट एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, हॉरिजॉन्टल, करंट क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड अप। क्लियर बच्चों? बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है एक सर्कुलर आर्क के कारण, सर्कुलर कॉइल ले लेते हैं हम, उसको कनेक्ट करते हैं। ये हमने एक शीट ली हुई है और शीट पे हमने क्या कनेक्ट करनी है? एक कॉइल। ये हमने एक कॉइल ली और इसको कनेक्ट कर देना है हमें बैटरी से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, ये हमने बैटरी ले ली यहाँ से और इसको हमने क्या कर दिया? कनेक्ट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस आर्क के कारण, या कॉइल भी हम बोल सकते हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है वायर के पास। जो वायर है उसके आसपास किस फॉर्म में होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और बीच में जैसी आते जाएंगे वो कैसी हो जाएगी हमारी? स्ट्रेट और पैरेलल, स्ट्रेट और पैरेलल। अगर मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल के कारण जब बैटरी कनेक्ट कर देते हैं उससे, या आर्क भी बोल सकते हो उसको, तो उस केस में क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड होती है नियर वायर, नियर वायर, वो होती है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। और
बीच में कैसी होती जाती है, एंड बिकम स्ट्रेट एंड पैरेलल, बिकम स्ट्रेट एंड पैरेलल। और बीच में कैसी होती जाती है बच्चों, स्ट्रेट और पैरेलल। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर कॉइल के कारण या आर्क के कारण जब बैटरी कनेक्ट होती है, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है वायर के आसपास, जहाँ से वायर को कनेक्ट है, जहाँ पे करंट जा रहा है। और बीच में कैसी हो जाती है, स्ट्रेट और पैरेलल। बीच में अगर हम बीच में आते रहेंगे, इसकी कर्व था हमारा, तो यहाँ पे तो सर्कल की फॉर्म में, यहाँ पर सर्कल की फॉर्म में पास था, और बीच में कैसी होती जाएगी, स्ट्रेट और पैरेलल, स्ट्रेट और पैरेलल, और एक पॉइंट पे जाकर सीधी क्या हो जाएगी, वो पैरेलल। ये मैग्नेटिक फील्ड है। ट्रेजेक्टरी बोल सकते हो आप, या इसका पाथ बोल सकते हो कि जब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आर्क के कारण प्रोड्यूस हो रही हो जब बैटरी कनेक्ट। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर आर्क के कारण होती कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है। तो चलिए देखिए, एक हमने सर्कुलर आर्क ले लेना, इसका एंगल हमने लिया अल्फा, एक एलिमेंट्री पोर्शन हमने लिया dl, ये पॉइंट माना हमने p और ये q, इसमें करंट हमने फ्लो कराया बच्चों i, करंट फ्लो करा दिया i, रेडियस तो वही r, ये एक आर्क लिया, मतलब किसी एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, किसी एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, उसे हमने आर्क मान लिया। एंगल कितना ले लिया बच्चों, अल्फा, रेडियस r, ये पॉइंट p और ये पॉइंट q। अब उस आर्क पे जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया, वो ले लिया हमने d। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ड्यू टू सर्कुलर आर्क कैसे निकालते हैं, बायोट-सावर्त लॉ में हमने पढ़ा है dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl। साइन थीटा नहीं लेंगे इसमें बच्चों, क्योंकि एंगल चेंज है, साइन आइडियल अपॉन r स्क्वायर, आइडियल अपॉन r स्क्वायर, साइन थीटा नहीं लेते क्योंकि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसमें साइन 90 हर केस में क्या रहता है 1, क्या रहेगा बच्चों 1। तो उस केस में क्या होगा, अब dl हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ r, लेंथ ऑफ r। अब हमने एक चीज पढ़ा होगा बच्चों कि एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमारा है अल्फा, आर्क हमारा कितना हो गया यहाँ पे dl, रेडियस हमारी r, तो dl की वैल्यू आ जाती है r अल्फा, dl की वैल्यू आती है r अल्फा। यहाँ पुट करेंगे बच्चों dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, dl की जगह r अल्फा अपॉन r स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आती है सर्कुलर आर्क की वो आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अल्फा अपॉन r, i अल्फा अपॉन r। dl हमारा क्या था यहाँ पे, लेंथ ऑफ r, लेंथ ऑफ r का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू l अपॉन r, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल हमारा कितना था बच्चों यहाँ पे अल्फा, आर्क हमारा dl, रेडियस हमारी r, तो dl की वैल्यू कितनी आ गई हमारी r अल्फा, कितनी आ गई बच्चों r अल्फा। तो उठा के dl की जगह पुट कर देना r अल्फा, एक r से एक r कैंसिल, i अल्फा अपॉन r। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी है सर्कुलर आर्क। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। तो बच्चों कैसे निकालते हैं, इसमें कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस केस में क्या होता है, देखिए एक कंडक्टर लिया हमने, एक पी पॉइंट ले लिया किसी भी जगह पर उस कंडक्टर से, इस कंडक्टर का नाम दिया हमने एक्स वाई, इस कंडक्टर का नाम दिया हमने एक्स वाई, और इसमें करंट कितना है आई, करंट कितना है बच्चों आई। अब हमने जो एंगल बनाया वो एंगल है थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2। तो उस केस में क्या होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ा v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r, और यहाँ पर हो जाएगा दोनों एंगल के लिए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी कंडक्टर के निकालते हैं हम जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये किसके लिए, ये फाइनाइट कंडक्टर के लिए, फाइनाइट मतलब कोई एक फिक्स कंडक्टर है और उस फिक्स कंडक्टर से, स्ट्रेट कंडक्टर है,
फिक्स कंडक्टर से हमने कोई पी पॉइंट लिया हुआ है, कोई पी पॉइंट लिया हुआ है, अब वो ऊपर वाली साइड से एंगल बना रहा है θ1 और दूसरी वाली साइड से एंगल बना रहा है θ2। अगर इसी कंडक्टर की हम बात करें और अगर ये कंडक्टर हमारा हो जाता है इनफाइनाइट कंडक्टर, तो उस केस में क्या होता है, θ1 बराबर θ2 कितना लेते हैं 90, कितना लेते हैं बच्चों 90। तो क्या होगा, पुट करते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r साइन 90 और दूसरा वाला भी साइन 90। तो साइन 90 होता है 1, ये भी 1 तो 2 हो जाएगा ऐड करके। तो फॉर्मूला बन जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। ये किसके लिए होता है बच्चों, इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। फाइनाइट कंडक्टर के लिए क्या बताया, sin θ1 प्लस sin θ2। थर्ड कंडीशन जो होती है वो होती है कि इनफाइनाइट कंडक्टर है हमारा, इनफाइनाइट कंडक्टर, बट जो P पॉइंट है, P पॉइंट लाई एट, या तो आप एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हो, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब होता है वन एंड पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर लाई कर रहा है। ये P पॉइंट बिल्कुल लास्ट में पहुंचा है इनफाइनाइट कंडक्टर के, तो उस केस में या तो θ1 को 90 ले लो, या θ2 को 90, या θ1 को 0, θ2 को 90, किसी को भी ले सकते हो, या θ1 आपने 0 ले लेना और θ2 कितना ले लेना है 90। वो हमें देखना पड़ेगा कौन सी जगह से वो P पॉइंट लाई कर रहा है एक एंड पे। तो उस केस में क्या होता है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r sin θ1 की जगह हमने 90 पुट कर ले रहे हैं और sin θ2 की जगह 0, तो sin 0 0 sin 90 1। तो इस केस में जो फॉर्मूला आता है हमारा वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r। बच्चों हमने तीन कंडीशन आपको बताई। पहली थी फाइनाइट कंडक्टर के लिए, जब करंट कैरिंग कंडक्टर है P पॉइंट को लाई कर रहा है, उस कंडक्टर पे करंट हमारा है I और एंगल है θ1 एंड θ2। तो उस केस में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r sin θ1 प्लस sin θ2, क्योंकि दो एंगल हो जाते हैं उसमें। अगर वही कंडक्टर हमारा इनफाइनाइट हो जाता तो θ1 θ2 में कितना मानते हैं 90, दोनों की वैल्यू पुट करने में वो आ जाएगा 2i अपॉन r। तीसरी कंडीशन होती है जब P पॉइंट लाई कर रहा हो कोई एक्सट्रीम पॉइंट पे, मतलब किसी एक एंड पॉइंट पे, या वन एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं। उस केस में क्या तो θ1 90 लेंगे, या θ2 0, या θ1 0 θ2 90, कोई भी आप ले सकते हो। हमने पुट की वैल्यू तो sin 90 हमारा होता है 1, तो हमारा फॉर्मूला कितना बन गया बच्चों, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r, राइट बच्चों। अब हम पढ़ने वाले कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहता है, इमेजिन करिए आप कि आप एक पेज का स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं, ये एक स्क्रू ड्राइवर, तो जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू ड्राइवर को घुमा रहे हैं वो डायरेक्शन होती है करंट की, वो डायरेक्शन होती है करंट की इन द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर की डायरेक्शन वो होती है डायरेक्शन करंट की, डायरेक्शन किसकी होती है करंट की। और जिस डायरेक्शन में हमारा स्क्रू जा रहा है, अगर हम यूं घुमाते हैं स्क्रू ड्राइवर को तो स्क्रू हमारा अंदर जाएगा, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी जो इनसाइड वाली डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हमें किसी पेज यानी स्क्रू को हमें टाइट करना है, तो टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे, एक स्क्रू ड्राइवर लिया हमने। अब हम उस, जैसे ये एक स्क्रू है, अगर आप देख पा रहे हैं, कैमरा में जरा कैमरा घुमा दीजिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए ये एक स्क्रू है और ये स्क्रू को हमें टाइट करना है। तो टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक हमने स्क्रू ड्राइवर लेना, इस स्क्रू को हमें टाइट करना। तो जिस डायरेक्शन में हम हाथ घुमा रहे हैं स्क्रू ड्राइवर को घुमाने, वो डायरेक्शन है हमारी करंट की, तो जिस डायरेक्शन में वो स्क्रू जाएगा वो डायरेक्शन हमारी किसकी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर उल्टा कर दोगे आप, अगर खोलना है मेरे को पेज को तो उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे पेज बाहर आ जाएगा, तो जो बाहर आएगा वो आउटसाइड डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी हो जाएगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की। जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू ड्राइवर को घुमाते हैं वो होती है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जिस डायरेक्शन में वो स्क्रू घूम रहा है वो किसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद बेटा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल से,
तो उसको देखते हैं। तो बच्चों अब एक स्टार पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल, टू कॉइल, कैसी है बच्चों, कॉन्सेंट्रिक बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। दो कॉइल है, कॉन्सेंट्रिक है लेकिन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, तो उस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में काफी बार पूछा जाता है, जेईई एडवांस वगैरह में, तो इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखिएगा। ये हमने एक सर्कुलर कॉइल ली, दो सर्कुलर कॉइल हमारे पास है, दोनों सर्कुलर कॉइल कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम पॉइंट पर लाई करे, जिसका सेंटर सेम पॉइंट पर लाई कर रहा है। अब इन दोनों कॉइल को हमें रखना कैसे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों कॉइल हमने कैसे रखनी, परपेंडिकुलर, दोनों कॉइल आपस में कैसे, परपेंडिकुलर। अब ये दोनों कॉइल परपेंडिकुलर तो है, लेकिन इसकी जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगी कॉन्सेंट्रिक होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर सेम पॉइंट पर लाई करना चाहिए। जैसे आपको कैमरा में दिख रहा होगा इस तरीके से, ये कॉन्सेंट्रिक होनी चाहिए। अगर सेम सेंटर लाई कर रहा है और दोनों कॉइल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों कॉइल आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तो उस केस में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आती है इन दोनों कॉइल की, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो हमने पहली कॉइल ले लेनी है, ये एक पहली कॉइल है और ये एक दूसरी कॉइल, ये इमेजिन करनी है हमें कि आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। चलिए एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये एक कॉइल और ये दूसरी कॉइल, दोनों कॉन्सेंट्रिक है और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। आपस में क्या बच्चों, परपेंडिकुलर। तो पहली कॉइल में करंट I1, दूसरी कॉइल में करंट I2। पहली कॉइल की रेडियस R1 और दूसरी कॉइल की रेडियस R2। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, पहली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई 2 पाई I1/R1 और दूसरी कॉइल के लिए μ0/4 पाई 2 पाई I2/R2। अगर इसकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो रिजल्टेंट आती है अंडर रूट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, अंडर रूट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। अब V1 और V2 की हमें वैल्यू पता है, उठा के पुट करनी है, μ0/4 पाई 2 पाई I1/R1 उसका होल स्क्वायर प्लस μ/4 पाई 2 पाई I2/R2 और उसका भी होल स्क्वायर। ये दोनों कॉइल की क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यदि इफ I1 बराबर I2 एंड R1 बराबर R2, अगर दोनों रेडियस बराबर हो जाए, कॉन्सेंट्रिक थी, रेडियस बराबर हो गई। जैसे दो कॉइल आती है इस तरीके से जो आपस में परपेंडिकुलर तो होती है लेकिन सरकमफ्रेंस भी सेम होती है, तो वो रोटेट कर जाती है। रोटेट करने की वजह से वो आपस में परपेंडिकुलर शो होती है। तो उस केस में जो करंट फ्लो कर रहा है अगर हमने सेम मान लिया और रेडियस भी क्या मान ली, सेम, तो B = अंडर रूट में था हमारा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, तो अंडर रूट में 2V1 स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि V1 बराबर हो जाएगी उस केस में V2 के। तो B जो आएगी हमारी रिजल्टेंट वो आएगी √2V1 और जो वैल्यू पुट करेंगे हम √2 और V1 की वैल्यू है μ0/4 पाई 2 पाई I/R, क्योंकि उस केस में करंट दोनों का बराबर है वो हमने मान लिया I और रेडियस बराबर है वो कितनी मान ली बच्चों, I। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आती है रिजल्टेंट वो होती है √2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कॉइल। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके बच्चों, अब हम बात करने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स की। अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं बच्चों, ये चीज जो डिपेंड करती है वो करती है डायरेक्शन ऑफ करंट में। दो कॉन्सेंट्रिक हमने स्फेरिकल शेल ली है, ये रेडियस R1, करंट इस कॉइल पे I1, बाहर वाली रेडियस R2, करंट उस कॉइल पे I2। अगर करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम है तो बच्चों पहले तो हम वही सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, अंदर वाली के लिए μ0/4 पाई 2 पाई I1/R1, दूसरी कॉइल के लिए
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 अपॉन R2। ये दोनों कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है, जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो उस केस में रिजल्टेंट जो आता है वो ऐड हो जाता है V1 प्लस V2। तो निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 अपॉन R1 प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 अपॉन R2। अगर कॉमन निकाल लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई तो ये बचेगा I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2। इन दैट केस अगर करंट की डायरेक्शन दोनों कॉइल में अपोजिट हो जाए, अपोजिट कैसे, इसमें क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है रेडियस R1, इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है रेडियस R2, तो इस केस में क्या होगा, तो जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, जो ज्यादा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से माइनस कर देते हैं कम वाली को, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में से माइनस कर देते हैं कम वाली को। अब हमें कैसे पता चले कि मैक्सिमम कौन सी और मिनिमम कौन सी, तो मैक्सिमम के लिए क्या होता है, जो पॉइंट पास होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर। तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड कम, जिसकी डिस्टेंस कम उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो डिस्टेंस इन दोनों कॉइल में से कम किसकी है, कम है अंदर वाली कॉइल की, यानी जिसकी रेडियस R1 है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा। तो उसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, बाहर वाली को। तो कैसे करेंगे, V1 में से माइनस V2, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I1 अपॉन R1 माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 अपॉन R2। यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, ये बचेगा I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2। और इसमें भी बच्चों एक कंडीशन होती है, अगर I1 बराबर हो जाता है I2 के, तो उस केस में क्या होगा, अगर I1 बराबर हो जाए किसके, I2 के, तो पहली वाली कंडीशन में I1 बराबर I2 है तो कॉमन निकाल लेंगे 2 पाई, दोनों में से I कॉमन निकले आए तो कि सेम हो गया, तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और सेकंड वाली केस में क्या होगा, अगर बराबर हो जाए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये हमारी आ जाती है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये, दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल जो जब आपस में परपेंडिकुलर होती है, और ये स्फेरिकल शेल्स वाले, क्योंकि इस पर मोस्टली न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हमें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, पहले इससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते रहिए।